नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता शुक्ला। वक्त है पहाड़ प्राइम का। शुरुआत धारचूला से आई तस्वीरों के साथ। पहाड़ी से भूस्खलन का डरावना वीडियो सामने आया है। ये वीडियो महज कुछ ही सेकंड का है, लेकिन हैरान करने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड में इस वक्त 4 धाम यात्रा चल रही है। हर रास्ते पर यात्रियों का जत्था गुजर रहा है। पहाड़ी से जब ये भूस्खलन हुआ, मलबा सीधे हाईवे पर गिरा, जहां पहले से ही लोग मौजूद थे। उसके बाद क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट। महज कुछ ही सेकंड में पहाड़ी के टूटकर गिरने की इस भयानक तस्वीर को देखकर किसी की भी रूह कांप उठेगी। पहले तो आपको इस तस्वीर को एक बार फिर से दिखाते हैं। देखिए कैसे ये पहाड़ दहाड़ मारकर नीचे की ओर तेजी से टूटकर गिर रहा है। हैरानी की बात यह है कि महज 27 सेकंड में पहाड़ का टुकड़ा इस तरह से टूट रहा है जैसे कि ताश का पत्ता हो और पलक झपकते ही बिखर जाए। पहाड़ टूटने की ये भयानक तस्वीरें धारचूला की है, जहां तवाघाट लिपुलेख मोटर मार्ग के गर्भाधार में पहाड़ी का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गिर गया, जिसके बाद हाईवे पूरी तरह से बंद हो गया। इसके साथ ही आदि कैलाश मोटर मार्ग भी प्रभावित हो गया है। राहत की बात यह रही कि हाईवे पर मौजूद यात्री बाल बाल बच गए। उधर हाईवे पर मलबा आने से भारत का चीन से संपर्क भी कट गया, क्योंकि यही एक मुख्य मार्ग था। दरअसल चीन सीमा को जोड़ने वाली तवाघाट लिपुलेख और कुटी जोलीकांग सड़क पिछले 3 दिनों से पहले ही बंद थी, जिसकी वजह से ब्यास घाटी में प्रवास को जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि इन दिनों ब्यास घाटी के 7 गाँव के सैकड़ों लोग प्रवास पर अपने मूल गाँव की ओर जाते हैं। सड़क बंद होने से वो धारचूला में ही फंसे हैं और अब एक बार फिर से पहाड़ी दरकने से परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। अब लोगों ने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। धारचूला से एबीपी गंगा के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट। काशीपुर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 287 करोड़ की 36 लाख की 102 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। 66 करोड़ 91 लाख की 11 योजनाओं का लोकार्पण किया। इसके साथ ही भाजपा जिला कार्यालय काशीपुर का भूमि पूजन किया, शिलान्यास भी किया। इस दौरान सीएम ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। हमारे यहाँ विचारधारा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़े पार्टी के रूप में अपनी यश पताका को संपूर्ण विश्व के अंदर फहरा रही है, तो इसके पीछे अगर किसी का परिश्रम है, किसी का समर्पण है, श्रद्धा और विश्वास है, तो हमारे करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की लगन और मेहनत का परिणाम है कि आज हम जहां विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, वहीं आज विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व भी हमारे पास है। आज आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में हम सब प्रवेश कर चुके हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल और ऊर्जावान नेतृत्व में अमृत युग प्रारंभ हो चुका है। अमृत काल का प्रारंभ हो गया है और प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशन में जहां भारत राष्ट्रीय स्तर पर विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं वैश्विक स्तर पर एक सशक्त, सामर्थ्यवान और आत्मनिर्भर देश के रूप में नई पहचान प्राप्त कर रहा है। बड़ी खबर मिल रही है, अगले महीने पीएम मोदी का उत्तराखंड दौरा हो सकता है। उत्तराखंड में बड़ी रैली को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी का ये अभियान है। 30 मई से 30 जून तक ये अभियान चलेगा देश भर में। उत्तराखंड में भाजपा ने पीएम के स्वागत की तैयारी शुरू कर ली है। तो देखिए, 9 साल पूरे होने की खुशी में भाजपा का ये अभियान चलाया गया है। इसके तहत प्रधानमंत्री उत्तराखंड आएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब भी हमारे उत्तराखंड आते हैं तो निश्चित रूप से हर्ष का माहौल होता है, एक उत्सव का माहौल होता है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद जो काम उत्तराखंड की देवभूमि में हुए हैं वो पहले कभी नहीं हुए थे। पिछले 9 सालों में 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा की योजनाएं स्वीकृत हुई थी। प्रधानमंत्री जी आएंगे तो निश्चित रूप से हम सबको अच्छा लगेगा। सारे उत्तराखंड वासी उनको दिल से प्रेम करते हैं, क्योंकि उनका भी यहाँ से कर्म और मर्म का रिश्ता है। और हमेशा जब भी मैं उनसे भेंट करता हूँ तो उत्तराखंड आने के बारे में हमेशा कहते हैं और हम आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका कार्यक्रम बनेगा। हम उत्तराखंड के लोगों का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे।
देहरादून से खबर है, अवैध अतिक्रमण को लेकर के सीएम धामी की बैठक हुई है। बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि को लेकर के ये बैठक हुई है। 5 जून को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होनी है। बैठक में मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू, अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, आनंद वर्धन और कुमाऊं कमिश्नर बैठक में मौजूद रहे। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में करीब 50,000 से ज्यादा लोगों पर अवैध अतिक्रमण का आरोप लगा है। इसे ही लेकर के ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई। हिमाचल और उसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली कांग्रेस को जीत से पार्टी में जहां एक और उत्साह है, वहीं उत्तराखंड भाजपा में हार के बाद इसे लेकर के मंथन शुरू कर दिया गया है। माना जा रहा है कि जीत से उत्साहित कांग्रेस सत्तारूढ़ भाजपा के लिए चुनौती दे सकती है। हालांकि बीजेपी इसे चुनौती नहीं मान रही है। उत्तराखंड में 2024 को लोकसभा चुनाव से पहले 2 अहम चुनाव होने हैं, जहां एक और चंदन राम दास के निधन के बाद बागेश्वर सीट पर उपचुनाव होना है, वहीं नगर निकाय के चुनाव भी इसी साल होने हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली जीत कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि हिमाचल और कर्नाटक में जीत के पीछे कांग्रेस की एकजुटता बड़ी वजह रही, यानी कि उत्तराखंड में भी कांग्रेस को सत्तारूढ़ भाजपा से अगर लड़ना है तो एकजुटता के साथ रहना होगा। जो शीर्ष नेतृत्व था वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के चुनाव लड़ा, क्योंकि एकजुटता थी, इसलिए सरकार कांग्रेस की बनी। कर्नाटक में जीत के बाद स्वाभाविक है कि कांग्रेसी उत्तराखंड में भी उत्साहित हैं और उनके कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा है। इधर भाजपा 2 राज्यों में चुनावी हार के बाद भले ही गंभीर हो, लेकिन उसका कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को जनता बुरी तरह से नकार चुकी है। यहाँ तो न तो कांग्रेस में कभी एकजुटता थी और न कभी हो सकती है। भाजपा इसको चुनौती नहीं मानी। कांग्रेस को दूसरे प्रांत के चुनाव में अगर वहाँ वो जीत गई है तो वो शायद एक सपना देख रही है उत्तराखंड राज्य का भी। उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस को यहाँ की जनता ने बार बार नकार दिया है। राज्य में उनके लिए कोई स्कोप नहीं बचा है। हमारे लिए कांग्रेस कोई चुनौती नहीं है। इसी साल उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा का उपचुनाव और नगर निकाय के चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों ही दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भाजपा ने सभी 17 नगर निगम में कांग्रेस को करारी शिकस्त दी है। हालांकि कांग्रेस का मानना है कि इस बार के निकाय चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देने जा रही है। उपचुनाव जब भी होगा हमारी तैयारी चल गई है। हमने वहाँ प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। कल भी हमारी तैयारी बैठक थी बागेश्वर में, और अभी और 2-3 दिन के अंदर हम बूथ कमेटी के स्तर पर, बूथ स्तर पर उस तैयारी को ले जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को पूरी टक्कर देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो हिमाचल के बाद कर्नाटक चुनाव में मिली जीत कांग्रेस को मनोवैज्ञानिक बढ़त दिलाने में मददगार साबित हो सकती है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में 2017 और 2022 के चुनाव में कांग्रेस को हार मिली, ऐसे में सत्तारूढ़ भाजपा को कड़ी टक्कर देना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि कांग्रेस एकजुटता से अगर चुनाव में उतरेगी तो यही एकजुटता कांग्रेस के नैया पार लगाने में मददगार साबित हो सकती है। इतना जरूर है कि उत्तराखंड में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर का उपचुनाव और नगर निकाय का चुनाव काफी कुछ स्थिति साफ कर देगा। देहरादून से बीपी गंगा के लिए रवि कैतुरा की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व स्थानीय प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने वन भूमियों पर अवैध धार्मिक स्थल बनाए जाने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई का पता लगाने पर लोग भारी संख्या पहुंच गए थे। प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ लोगों में आक्रोश देखा गया। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस बल ने मजार में किसी को भी जाने नहीं दिया। थपली बाबा की मजार को ध्वस्त करने की कार्रवाई प्रशासन की देखरेख में। ये एक पूरा हिंदू इलाका है जहाँ पे आप खड़े हैं। ये पूरा एक हिंदू क्षेत्र है यहाँ पे, और सारे पर्वतीय लोगों का ही निवास है यहाँ पे। तो ये जो अपर ये मजार बनी हुई है, इसकी मान्यता हिंदू में, मैं जहाँ तक देखना होता कि मेरे तो हम यहाँ बैठते हैं, यहाँ पे रहते हैं, तो हिंदू लोग ज़्यादा यहाँ पे नमस्कार करके जाते हैं। तो मेरा मानना है कि हिंदुओं में भी अच्छी मान्यता इसकी है, और साथ में भाई मजार तो मुसलमान समुदाय की है, लेकिन मान्यता इसकी हिंदुओं में बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे कई परिवार इसमें ऐसे, मैं मानता हूँ कि प्रदेश में पूरी जगह पे कार्रवाई चल रही है। अतिक्रमण हटाओ के अभियान पे मजार और मंदिर तोड़े जा रहे हैं। मैं खिदमत गुजार हूँ यहाँ का, मुझे धोखे पर रखा गया। 4 दिन का टाइम मिलेगा तुम्हें, समझ गए। और ये सबकी आस्था से जुड़ा हुआ, हमारे हिंदू मुस्लिम सब आते हैं यहाँ पर, समझ गए। और इन्होंने धोखे में इन्होंने हमारा मजार जो तोड़ा है, समझ गए।
हमारा नहीं, हमारे सारे उत्तराखंड के जितने भी वासी हैं और सब एकता से जुड़े हुए हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सीबीएसई का रिजल्ट आने के बाद राज्य के स्कूल में रिजल्ट को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारी नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने जिलों के सभी अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, विद्यालयों में रिजल्ट की समीक्षा की। कहा कि स्कूलों में बच्चों की सप्लीमेंट्री आई है वो जून में होगी। जिन स्कूलों में बच्चों को 50% तक फेल का रिजल्ट मिला है, ऐसे शिक्षकों और अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी की जा रही है। ये कोई भी चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, हम सभी लोग सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली जो से बधे हुए। हमारा आचरण जो है एक उसके जो नियम है उसके तहत तय होते हैं और सोशल मीडिया पर आकर के हम लोग किसी भी प्रकार की इस तरह की बात नहीं कर सकते कि जो सरकारी आचरण नियमावली जो है उसके विरुद्ध हो और नीतियों की आलोचना हो। जो भी बात हो तरीके से आकर के किसी की समस्या है तो अपने अधिकारियों से आकर के बता सकते हैं। खुले मंच से मीडिया में और सोशल मीडिया में बयानबाजी देख करके कोई नहीं कर सकता। तो उसके लिए हमने आज एक आदेश जारी किया है सर्विस कंडक्ट रूल्स का हवाला देते हुए कि कोई भी अनावश्यक जो बयान है वो नहीं देगा और जो अधिकृत है विभाग के लिए वही बयान देगा। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज से संविदा डॉक्टर्स के ट्रांसफर को लेकर के राजनीति गरमा गई है। अल्मोड़ा से कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने इस मामले में सरकार को घेरते हुए कहा, मेडिकल कॉलेज में सरकार के दावे फेल हो चुके हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री होने के बावजूद भी डॉक्टरों का ट्रांसफर किया जा रहा है, ये कहते नजर आए। दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी का जो पोस्ट है वो भी खाली पड़ी है। जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में बैठी है तब से लगातार जो हमारी मूलभूत जो आवश्यक सेवाएं हैं उसमें निश्चित रूप से बहुत गिरावट आई है, कमी आई है। लगातार यहाँ पर जो हमारे चिकित्सक हैं उनका स्थानांतरण किया जा रहा है। वहाँ पर जो हमारे बॉन्डधारी चिकित्सक हैं उनको यहाँ से पिथौरागढ़ स्थानांतरित किया जा रहा है। निजी हेल्थ से वार्ता की गई और उनको रुकाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन बड़े दुर्भाग्य का विषय है फिर भी पता नहीं किसके दबाव में यहाँ से 4 चिकित्सकों का बॉन्डधारी चिकित्सकों का ट्रांसफर पिथौरागढ़ कर दिया गया है। खटीमा में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लाखों रुपए की चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने पैसे के साथ जेवर और कीमती सामान भी बरामद किए हैं। चोर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। पूर्णागिरी का मेला भी चल रहा है और ओवरलोड के वाहनों से एक्सीडेंट की सूचनाएं लगातार प्राप्त हो रही थी, तो इसी के तहत एक अभियान चलाया गया जिसमें 8 डंपर जो है वो ओवरलोड में सीज किए हैं और इन डंपरों पर कार्रवाई की जा रही है। और ओवरलोड में जो भी वाहन इस पर संचालन कर रहे थे उनके डीएल निरस्तीकरण की कार्रवाई भी इसमें की जाएगी। और जो माँ पूर्णागिरी का जो मेला चल रहा है उसके दृष्टिगत जो है इसमें लगातार वहाँ पर वाहनों की चेकिंग जारी है, जिसमें शराब पीकर वाहन संचालन करने वाले, ओवरलोड, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग, इन चीज़ों की हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और ये अभियान भी लगातार जारी है। और उधर खटीमा उधम सिंह नगर जनपद की सितारगंज कोतवाली क्षेत्र में लंबे समय से हो रही बाइक चोरी के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने बाइक चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 बाइक बरामद की गई हैं। एसपी ने बताया कि बाइक चोरों ने यूट्यूब से मोटरसाइकिल की लॉक खोलना और तोड़ना सीखा था। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर इन्हें जेल भेजा गया है। बाइक चोरी की सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, तो इसी को वर्कआउट करने के लिए हमने इंस्पेक्टर सितारगंज और सीओ सितारगंज साहब के नेतृत्व में टीमों का गठन किया था, जिसमें चौकी इंचार्ज सरकड़ा, चौकी इंचार्ज शक्ति फॉर्म और बाकी हमारे कांस्टेबल्स की टीम थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस और मैनुअल इंटेलिजेंस गैदरिंग से बहुत ही कड़ी मेहनत करके और प्रोफेशनल पुलिसिंग का परिचय देते हुए इन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिनसे हमें 10 बाइकें जो है वो बरामद हुई हैं। रुद्रपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने 12 से ज्यादा शराब भट्टियों को नष्ट किया है। साथ ही 2 आरोपियों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। दरअसल रुद्रपुर के लालपुर के पास पपलर के खेतों के बीच अवैध शराब बनाने का काम चल रहा था, जहां से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लगभग 30,000 लीटर लहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। आबकारी इंस्पेक्टर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई हुई है और बड़ी सफलता हासिल की है। ये भी बताया कि लकड़ी से भरी हुई ट्रॉली मौके से बरामद की गई। दोनों आरोपियों के खिलाफ अवैध शराब तस्करी का मामला दर्ज कर लिया गया है। नैनीताल से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। हाई कोर्ट से राज्य सरकार को झटका लगा है। एलटी भर्ती मामले में सरकार की नियमावली खारिज हुई है। एलटी भर्ती के लिए बीएड को अनिवार्य बताया गया है।
कोर्ट ने 246 पदों के लिए दोबारा विज्ञप्ति जारी करने की बात कही है। नई विज्ञप्ति के बाद ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। बड़ी खबर नैनीताल से, हाई कोर्ट से, जहां राज्य सरकार को झटका लगा है। एलटी भर्ती मामले में सरकार की नियमावली जो सरकार की तरफ से दाखिल की गई थी उसे खारिज किया गया है। इस खबर का असर क्या होगा, कैसे होगा और आज का फैसला किन किन दलीलों के साथ आया है, समझते हैं हमारे सहयोगी राजीव पंडित फोन लाइन पर मौजूद है। राजीव, जरा बताएं और समझाएं कितना इम्पैक्ट डालेगा ये फैसला और क्या क्या दलीलें रखी गई। देखिए नेहा, ये नैनीताल हाईकोर्ट का जो आज फैसला आया है ये निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए चिंताजनक है जिन्होंने कड़ी मेहनत और उसके बाद ये इसकी पूरी तैयारी करी थी, लेकिन इसको चैलेंज किया गया है और राज्य सरकार की जो नियमावली थी 2020 की उसको यहाँ पर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो एलटी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उसमें बीएड की जो अहर्ता है वो जरूरी होंगी, बीएड करना जरूरी होगा। तो हाईकोर्ट ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है और पूरे रिट पिटीशन पर आज सुनवाई करते हुए जो एलटी की जो भर्ती प्रक्रिया चल रही थी सरकार की तरफ से उस पर उसको निरस्त कर दिया है और ये कहा है कि अब बीएड कराना जरूरी होगा और एक नए सिरे से आयोग को भी कहा है, सरकार से कहा है कि नए सिरे से ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करें, अमल में लाया जाएगा। बिल्कुल, और ये तमाम युवाओं के लिए बहुत अहम खबर है, बहुत अहम फैसला है। शुक्रिया राजू, तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे स्वामी दीपांकर महाराज की। भिक्षा यात्रा उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंची इनकी। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में सन्यासियों ने एक स्वर में संकल्प लिया कि हम सब मिलकर जातियों में बटे समाज को हिंदू होने के प्रति जागरूक करेंगे, समझाएंगे कि जातियों में बंटना नहीं है, एक केंद्र बिंदु यानी हिंदू होकर के डटना है। उनकी यात्रा के 174 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बताएं, स्वामी दीपांकर भिक्षा यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि उनका मानना है आज लोग अपने नाम के आगे मिश्रा, शर्मा, शुक्ला, गुप्ता लिखते हैं, लेकिन कोई अपने सरनेम में हिंदू नहीं लिखता। अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र की बात तो सभी करते हैं, जो जातियों में खंडित है उनका क्या। मैं संकल्प लेता हूँ जातियों में बटे समाज को हिंदू होने के लिए सनातनी होने के लिए प्रेरित करूंगा तथा अपने धर्म ग्रंथों की मजबूती से रक्षा करूं। आइए आगे बढ़े, देखते हैं उत्तराखंड टॉप 10। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में एक महीने में अब तक 21 लोगों की मौत, 7 की गंगोत्री, 14 लोग यमुनोत्री धाम में यात्रा के दौरान गंवा चुके हैं जान। पर्यटन अधिकारी बोले 20% लोग बिना रजिस्ट्रेशन टोकन के कर रहे हैं दर्शन। हरिद्वार से शुरू हुई मां विश्वनाथ जगदीशिला की डोली यात्रा पहुंची श्रीनगर। डोली में पहुंचते ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए। यात्रा संयोजक और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नैथानी ने भी डोली यात्रा में हिस्सेदारी। कर्णप्रयाग के गौचर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका कार्यालय में तालेबंदी की। पार्किंग में शौचालय बनाए जाने का विरोध। रामनगर में वन भूमि पर अवैध धार्मिक स्थल के खिलाफ कार्रवाई का विरोध। थापली बाबा की बाजार पर एक्शन के खिलाफ काफी तादाद इकट्ठा हुए लोग। सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात। अल्मोड़ा में मेडिकल कॉलेज से संविदा डॉक्टर के ट्रांसफर को लेकर राजनीति गरमाई। नहर कवरिंग के काम को लेकर डीएम नैनीताल ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। रुद्रपुर में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। कई अवैध शराब की भट्टियों को नष्ट किया। हाईवे पर घूम रहे आवारा जानवर बन रहे हैं परेशानी का सबब। आए दिन ट्रैफिक रहता है प्रभावित। पौड़ी की रिकड़ी खाल और धूमाकोट में बाघ प्रभावित कुछ क्षेत्र से बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे हटाए जाएंगे। सितारगंज में बाइक चोरियों का खटीमा पुलिस ने खुलासा किया। 3 चोरों को 10 बाइक के साथ गिरफ्तार किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।